आशापूर्णा देवी की कहानी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। आशापूर्णा देवी बंगला साहित्य की एक ऐसी कथाकार हैं जिन्होंने घर के भीतर की समस्या, हमारी जो इंटरनल प्रॉब्लम होती है, घर के भीतर की समस्या, जैसे विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियां हो, समाज के लिए जो है घर में होने वाले संघर्ष, उसको आलोकपात करती हैं अपनी कहानी में। तो बंगला कहानी की चर्चा जहां हम करते हैं, तो आशापूर्णा देवी के बारे में हम जानते हैं कि ये 8 जनवरी 1909 को एक बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। पराधीन भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो रहन सहन आदि कई क्षेत्र में बदलाव आ रहे थे, मगर समाज का स्वरूप तो पुराना था। जैसे विभिन्न प्रकार की रूढ़ियां, संकीर्णताएं समाज में व्याप्त थी। रूढ़िवादी समाज था। पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण, खासकर लड़कियों को उतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो आशापूर्णा देवी का भी जो है जीवन इसी से ही संबद्ध रहा है, क्योंकि उनके परिवार में दादी का दबदबा था और दादी पुराने विचारों को मानने वाली अत्यंत संकीर्ण विचारों वाली महिला थी। स्कूल भेजा नहीं जाता था लड़कियों को, सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता था। लड़कियों को घर में पढ़ाने के लिए टीचर आते थे। तो लेखिका को अपने भाइयों को पढ़ते हुए देखकर, सुनकर ही पढ़ना लिखना सीखा। पिता कलाकार थे, चित्र बनाते थे, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में चित्र छपते रहते थे। पर आशापूर्णा देवी की मां एक संभ्रांत और पुस्तक प्रेमी परिवार से आई थी। वो अपना खाली समय जो है कहानियों, किताबों को पढ़ती रहती थी। उनकी वजह से घर में बहुत सारी किताबें, पत्र पत्रिकाएं आती थी। तो आशापूर्णा देवी और उसकी 2 बहनें, उनको भी एक तरह से नशा लग गया किताबों को पढ़ने का। और उस समय का माहौल ऐसा था कि देश में चारों ओर सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। और ये लेखिका है जो 4 दीवारी के अंदर ही सिमटी हुई है। वे और उनकी बहन अक्सर गीत लिखने और स्वरबद्ध करके गाने की प्रतियोगिता छिड़ जाती थी। और इस तरह आशापूर्णा लिखने को चस्का लग गया। उसी टाइम गीत जब गाती थी, लिखती थी, उसी दौरान उन्होंने अपनी लिखी जो है भवाई रे डाक, यानी बाहर की आवाज नामक एक कविता, भसीसु साथी नाम की पत्रिका में छपने के लिए भेज दी। और यही वो साल था 1922 में, जब लेखिका सिर्फ 13 साल की थी और पत्रिका के संपादक को ये कविता बहुत पसंद आई, प्रकाशित हुई। सर ये कौन सी कहानी है? ये आशापूर्णा देवी की कहानी है, अपने लिए शोक गीत। तो ये कहानी नहीं बता रहा मैं, लेखिका के संघर्ष की कहानी बता रहा हूँ। लेखिका, क्योंकि अभी तक बच्चे जुड़े नहीं थे, तो इसीलिए लेखिका के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, फिर उस समय बंगला कहानी के बारे में जानेंगे, फिर हम कहानी की ओर जाएंगे। तो लेखिका की किताबें छपी, संपादक ने कहा और थोड़ी कुछ कविताएं लिखिए। वब से जो है कविता का लेखन शुरू हो गया। लेखिका वहीं से ही लिखना शुरू करती हैं। जब उनका विवाह हुआ 1924 में, उनके पति जो है बैंक में मुलाजिम थे। इस तरह जो है 4 दीवारी से निकलकर दूसरी 4 दीवारी में आ जाना, एक घर से निकलकर दूसरे घर में जाना महिला के लिए जो है, घर में करने को बहुत कुछ था नहीं, मगर पढ़ने लिखने का शौक तो बचपन से ही लग गया था ना माँ से। शुरू में जो लिखती थी वो बच्चों के लिए ही होता था, मगर बाद में उन्होंने जो गंभीर साहित्य में कदम रखा, वो भरपूर योगदान रहा। हालांकि विवाह के कुछ साल बाद उनका परिवार कलकत्ता में आकर रहने लग गया था। फिर भी कलकत्ता
की गतिविधि से अनेक दूर था, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनकी रचनाओं में। तो आशापूर्णा देवी जो भी कहानी लिखती है या उपन्यास लिखती है, उनका जो कथा साहित्य है उसमें स्त्री पुरुष के बीच जो है गैर बराबरी वाला न्याय, परंपरागत हिंदू परिवार में जो पुरुषों की संकीर्णता है पुरुष प्रधान समाज में, उन पर कठोर प्रहार करती है। उन्होंने नारी को पुराने परिवेश से आधुनिक परिवेश में लाने का प्रयास किया। इसलिए आशापूर्णा देवी एक लेखिका, स्त्रीवादी लेखिका के रूप में निर्मित हुई है। उन्होंने करीब 242 उपन्यास अपने जीवन में, 37 कहानी संग्रह और 62 बाल पुस्तक साहित्य लिखी, बाल साहित्य लिखी। इनके प्रमुख उपन्यास है प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्णलता, बकुल कथा। तो हम देखते हैं इन्होंने जो अपनी कहानियों में विषय दिया है, जैसे आज परिवार की व्यवस्था, स्त्री पुरुष के टकराव, इन सबको लेकर वो कहानी लिखती हैं। तो अपने लिए शोक गीत जो कहानी है उसमें किसकी कहानी है? एक रिटायर्ड आदमी अविनाश की कहानी, एक अवकाश प्राप्त अवसर प्राप्त व्यक्ति है अविनाश। बच्चे, पोते पोती, बेटे बहू से भरा पूरा परिवार है अविनाश का, मगर उसे लगता है कि मेरा अपना कोई भी नहीं। उसे ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, सब अपनी अपनी धुन में व्यस्त हैं, उनके खाने पीने के शौक को कोई तवज्जो ही नहीं देता। बहुत पेनफुल है, जैसे सकलदीप बाबू के साथ होता था वापसी कहानी। और तो और दूसरे तो इस तरह व्यवहार करते थे। पत्नी भी सैलबाला जो थी अविनाश की, बच्चे बहुओं और पोती की दुनिया में रम गई है। जिस अविनाश ने अपने घर को बनाने सजाने में जीवन लगा दिया, अब रिटायर होने के बाद उसे एक कोने में डाल दिया गया। एक सकरे कमरे में एक पतले से बिस्तर तक उसकी दुनिया सिमट गई है, जहां पर वो खुद को भी सहज महसूस नहीं कर पा रहे। जो आदमी, जो इंसान पहले एक बड़े से कमरे में चौड़े पलंग पर पत्नी के साथ सोने की आदत थी, आज वो इतनी छोटी सी कोठरी में अकेले रहना असहज लग रहा है। मगर पत्नी के तर्क के आगे उन्होंने रखा है, क्योंकि पत्नी ने कसम दी है, पत्नी ने उन्हें कसम दी है कि इस बारे में बच्चों के आगे मुंह नहीं खोलेंगे। पत्नी बड़े पलंग वाले घर में सोती है पोती को लेकर। उसका तर्क है कि आप जवानी में और अपने बुजुर्गों और बुढ़ापे में सर अपने आवाज बच्चों क्लियर नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही, बीच बीच में रुक रुक कर आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा शायद, यहाँ तो टावर आ रहा है फिर। अब क्लियर है सर। ठीक ठीक है जी। तो स्पीड बोलने से भी कई बार इस तरह से हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बता दूं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ रही है तो आवाज? आ रही है सर आवाज। तो पत्नी ने कहा कि बुढ़ापे में बच्चों से तो कम शर्म करनी चाहिए। अविनाश को तो पत्नी की निकटता चाहिए, वो नहीं मिल पाती है तो स्वाभाविक रूप वो खिन्न हो जाता। इस कहानी में जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है, अगर साइकोलॉजिकल दृष्टि से देखोगे तो मन की जो भीतरी परत है
रिटायर करने के बाद व्यक्ति में किस तरह का एक खालीपन आ जाता है, उसको अपनी ताकत क्षीण महसूस होने लगता है कि बच्चे उसकी बात नहीं मानते, घर के सारे सदस्य अपनी मर्जी चलाने लगे हैं, उसकी कोई सलाह नहीं लेता है, उसकी बातों की कोई जो है अहमियत नहीं है। तो दरअसल ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव है, साइकोलॉजिकल बदलाव हो गया, ऐसा कुछ भी प्रभाव नहीं है बच्चों। जिस तरह व्यक्ति उम्र के हर पड़ाव में अपनी आदत में कुछ बदलाव दिखता है, उसी प्रकार रिटायरमेंट के बाद जो है व्यक्ति की आदत में बदलाव आता है। ये एक मनोवैज्ञानिक लक्षण है अविनाश के। अविनाश जब नौकरी में था तो उसे घर और दफ्तर के कामों में तालमेल बिठाना पड़ता था, क्योंकि समय कम होता था। सुबह उठते ही दफ्तर जाने की हड़बड़ी होती थी और शाम को लौटकर आते ही थकान चढ़ी होती थी। पर रिटायर के बाद दफ्तर जाने की हड़बड़ी, वहां की चिंता से तो मुक्त हो गया। दिन भर खा लिए, घर में ही रहता है दिन भर, और घर की जिम्मेदारी तो बेटे बहू ने खूब अच्छी तरह से संभाल रखी थी। पर ऐसे घर में रहकर समय काटना एक तो बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए अपने लिए कुछ काम उन्होंने खुद तलाश लिया है। बेटे बहू के न चाहते हुए भी वो सुबह सुबह सैर पर निकलता है तो दूध की बाल्टी साथ लेकर जाता है। पर फैमिली आज से पहले किस पर डिपेंडेंट थी? पैकेट वाले दूध पर। मगर अब उनका तर्क है कि पैकेट का दूध जो है बच्चों को देना सेहत के लिए ठीक नहीं है, खटाल का ताजा दूध लेकर आएंगे। इस तरह उन्होंने अपने लिए सुबह का एक काम तलाश लिया, दूध लाने का। हालांकि इसके लिए बेटे बहू को उन पर कोई दबाव या मनुहार नहीं है। फिर शाम को जब नौकरानी बच्चे को पार्क में घुमाने ले जाती है, अविनाश भी साथ में उसके साथ हो जाते हैं। इसके लिए क्या तर्क बताया कि इस तरह से बच्चों को नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आजकल बच्चों की चोरी तो आम घटनाएं हो रही है। तो दिन भर का खालीपन कैसे कटे? तो सुबह काफी देर तक अखबार पढ़ते हैं, उसमें छपी खबरें जोर जोर से बोलकर रसोई में काम कर रही अपनी पत्नी को सुनाते हैं, मगर वहां उनकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती है। अविनाश जानते हैं कि पत्नी साहिबा को इन खबरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो टॉपिक बदल देते हैं और पूछते हैं कि अरे क्या बना रही है रसोई में? लगता है हलवा बना रही है कि आलू मिर्च पका रही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, शायद अंडा का भुजिया बना रही है। डालडा में या सरसों के तेल में पका रही हूं, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इस तरह से पत्नी से किसी न किसी तरह से बात करने का उसे मौका चाहिए। तो बुजुर्गों में जो परिवर्तन आता है, स्वभावगत परिवर्तन, खालीपन में उनसे कोई बातें करता रहे, उनकी बातें सुनता रहे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई उनकी बात नहीं सुनता तो वो झुंझलाहट होती है, उन्हें उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है। फिर अगर पत्नी भी उनका साथ उनके पास बैठकर बात न सुने तो ये झुंझलाहट और बढ़ जाती है। ऐसे आप लोगों ने भी अपने ऐसे कई पड़ोसियों को देखा होगा, या अपने समय बिता रहे और कोई को देखते हो, छोटा बच्चा उनके साथ नहीं होता है तो पत्नी की निकटता चाहते हैं। इस कहानी में अविनाश की पोती है जिससे वे देर रात तक बातें करते हैं, मगर वो स्कूल चली जाती है। फिर लौटकर दादी के साथ ज्यादा वक्त बिताती है। पत्नी भी बेटे बहू पोती के काम में मदद करने के बहाने खुद को तो बिजी रखती है। और दोनों बेटे जब दफ्तर जाते हैं तो फिर लौटकर अपनी पत्नियों के साथ जो है ज्यादा समय बिताते हैं। मुश्किल से सुबह शाम की चाय के वक्त अविनाश के साथ जो है बेटे बहू बैठते थे, इसलिए अविनाश के साथ बैठने बात करने वाला कोई नहीं है। जब से सेल वाला ने अविनाश का कमरा अलग कर दिया है, दोनों अलग अलग सोने लगे हैं, तब से अविनाश तो बिल्कुल अकेला हो गया। सेल वाला से भी कम बातें होती है, जिसके कारण उसके मन में बेचैनी हो गई है। जब बेटे ऑफिस जाते हैं तो अविनाश बाजार घूमने निकलता है, तरह तरह की सब्जियां खरीद के लिए आते हैं बाजार से। ऐसी सब्जी जो बेटे बहू पसंद नहीं करते, मगर अविनाश तो अपने बचपन के दिन
और गांव के परिवेश में सब्जी के महत्व को याद करते हुए उन्हें खरीद लाते हैं और नौकरानी से बनवा कर खाते हैं। बुढ़ापे में उनकी भूख और तृष्णा जैसे बढ़ गई थी। जैसे बूढ़ी काकी कहानी में अगर हम देखते हैं कि बूढ़ी काकी की बुढ़ापे में सिर्फ एकमात्र इच्छा थी, वह थी जीवा स्वाद, भूख और तृष्णा। रसोई में कुछ भी पकता, उसकी सुगंध उन्हें बेचैन करने लगती है। दिन भर कुछ नहीं कुछ खाते रहते थे हमेशा। बेटों के लिए टिफिन बनता या पोती के लिए कुछ बनता तो उसमें जरूर चाकते, थोड़ा चाक कर देख लेते। मगर एक बात है जो उनको भीतर भीतर बेचैन कर रही है कि उनसे बात करना है, उनकी बात सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। यह स्थिति एक तरह से पीढ़ियों के टकराव को भी जन्म दे रही है। बूढ़े हो चुके माता पिता को लगता है कि बेटे बहू अब उनका कहना नहीं मानते, अपनी मर्जी चलाते हैं, जबकि बच्चों को लगता है कि माता पिता अभी भी अपने पुराने दिनों में जी रहे हैं, बदलते समय के साथ बदलने को तैयार नहीं है। फिर वे अपने काम काज, बच्चों की, परिवार की जरूरत को इस कदर उलझे होते हैं कि माँ बाप को बहुत कम समय दे पाते हैं। ऐसे में दोनों के बीच जो स्वाभाविक रूप से फासला जो है वो बढ़ जाता है। हालांकि इस कहानी में ऐसी स्थितियां नहीं है। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी बेटे अपने पिता के लिए कुछ समय निकालते हैं। सेलबाला अविनाश का ध्यान रखती है, मगर अविनाश को इससे अधिक तवज्जो चाहिए, इसलिए बेटों और पत्नी में फासला महसूस करने लगे। तो इसका नतीजा क्या होता है कि एक दिन क्या होता है, सोते वक्त रात में उसे लगा कि जैसे उन्हें हार्ट अटैक हुआ। अपने शरीर में चल रही उथल पुथल महसूस करा उठते हैं, किसी को पुकार उठते हैं, अपने भीतर चल रही उथल पुथल को वो पूरी तरह महसूस कर रहे हैं, जैसे अर्ध निद्रा में व्यक्ति महसूस होता है ना। इसलिए वे तमाम तरह की आशंकाओं से घिरे जाते हैं। फिर वे ये भी सोचते हैं कि मर ही जाऊं तो अच्छा है, जी कर क्या फायदा, क्योंकि उनके मरने के बाद उनके बेटे और पत्नी को महसूस होगा उसका महत्व क्या था। फिर वे घर के हर सदस्य, रिश्तेदार की प्रतिक्रियाएं, मन स्थितियों का अनुमान लगाने लगते हैं। वे सोचते हैं कि स्थिति में देखकर उनके बेटे बहू पत्नी परेशान होंगे, घर में उनका महत्व बढ़ जाएगा, पत्नी उनके पलंग पर बैठकर ही रात भर देखभाल करेगी, ऐसा सोचा था उन्होंने। शायद यही मेरे साथ भी हो जाए, आज के बाद शायद पोती को बेटों के साथ सुलाने का प्रबंध करेगी। पत्नी सेलबाला ने उसकी नस देखी और घोषणा करती कि कोई डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, अस्पताल ले जाने की तो कतई नहीं। यह दिन भर उटपटांग खाते रहता है ना, पेट में गैस बन गई होगी इनकी, कोई बुरा सपना आया होगा, इन्हें आराम करने तो ठीक हो जाएंगे। इस पर बेटे उनका समर्थन करते हुए पिता के खाने पीने की जो संबंधित गलत आदतों पर ताना मारते हैं। इस तरह उनका क्षोभ और बढ़ जाता है, मगर सोचते हैं पत्नी उनके पास सो जाए तो सुख मिलेगा। जब कोई गंभीर समस्या न समझकर बेटे बहू बच्चे अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं तो सेलबाला उनके पास अकेली रह जाती है। तब उससे कहते हैं कि यही रह जाओ मेरे पास। पर सेलबाला बच्चों का ख्याल कर शर्म के मारे अपने कमरे में चली जाती है। तब अविनाश की इच्छाएं धराशायी हो जाती है, कामना करते हैं कि मर ही जाता तो बेहतर था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है उसके अकेलेपन की जो उपजी हुई पीड़ा कितनी गहरी होगी। जो बुजुर्गों की समस्याएं आज हो रही हैं समाज में, इस तरह से प्रेमचंद की बूढ़ी काकी में भी यही देख सकते हैं। भीष्म साहनी की चीप की दावत कहानी में भी ये बुजुर्गों के ऊपर जो हो रहे अन्याय, अत्याचार, उनके सम्मान की रक्षा किस तरह से नहीं हो रही है वह दिखाया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि आशापूर्णा देवी ने किस तरह से आज कहानी में बहुत सीधे साधे सरल शब्दों में कहानी में सामाजिक परिवेश, छोटी सी घटना, रिटायरमेंट की घटना को लेकर कथा का विषय बना दिया गया। तो कहानी में अविनाश की पत्नी सेलबाला जो है भारतीय मूल्यों का वाली स्त्री है।
जो कहानी का मुख्य पात्र अविनाश के मनोभावों के द्वारा जो है बुजुर्गों की मानसिक स्थिति को दिखाने का कोशिश की गई है। अविनाश की पत्नी शैलबाला में भारतीय मूल्यों का निर्वाह करने वाली स्त्री, वो घर परिवार को संभालने के लिए बेटे बहू की सुविधा में ध्यान लगाती है, मगर इस तरह से वो अपने पति से दूर हो जाती है। इसी की पीड़ा उसके पति को जो है सताते रहती है। तो यह बहुत ही सुंदर कथा थी। इसके बाद एक अविस्मरणीय कथा असमिया कहानी जानेंगे। इंदिरा गोस्वामी की कहानी, एक अविस्मरणीय यात्रा। इंदिरा गोस्वामी यानी मामनी रक्षम गोस्वामी असमिया साहित्य के प्रसिद्ध लेखिका है। इंदिरा गोस्वामी आज भी ये महिला कथाकारों में सर्वश्रेष्ठ है, असमिया महिला कथाकारों में। तो जिंदगी का अधिकांश भाग इन्होंने लेखन में ही समर्पित किया। इनकी प्रमुख रचना है चेनाबोर स्रोत, अहिरण, मोमोरी धारा तोरुवाल, जो भी लिखती है इंदिरा गोस्वामी केवल असमिया जनजीवन की लेखिका नहीं, उनकी रचनाओं में असमिया जनजीवन का चित्रण के साथ साथ उनका लेखन में जो है पूरे भारत के चरित्र को दिखाती है, भारत की भौगोलिक स्थिति से परिचित कराती है। कश्मीर के श्रमिक जीवन के बारे में लिखी गई चेनाबोर स्रोत में है, और अहिरण जो है मध्य प्रदेश पर आधारित है, और मामोर धरा तरोवाल में उत्तर प्रदेश और नीलकंठी ब्रज में वृंदावन का जन जीवन अभिव्यक्त। और इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है तेज आरु धूलि धूसरित पृष्ठा, रक्त रंजित पृष्ठ, जिसमें सिख दंगों का चित्रण है। तो पूरे जगत की विविधता को लेकर लिखने वाली कहानीकार, कथाकार इंदिरा गोस्वामी की कहानी एक अविस्मरणीय यात्रा के बारे में हम जानते हैं। इंदिरा गोस्वामी की कहानियों में आम जनजीवन को प्रवाहित करने वाले हिंसा के कुछ पहलुओं को दिखाए गए हैं। हिंसा के वातावरण में किस तरह से सामान्य लोगों की जो है जिंदगी नरक तुल्य बन जाती है, दिन दिन जीवनचर्या जो है बदल जाती है, जीवन काटना मुश्किल होता है, जीवन असहज हो जाता है, जीना मानव मनुष्य बनकर नहीं रह पाता। तो मानवता खतरे में पड़ जाती है इस तरह होने से। तो इंदिरा जी की रचनाओं में शांति की कामना है, हिंसा की नहीं। उनकी कहानियों में मानवता को बचाए रखने का आग्रह है। एक अविस्मरणीय यात्रा भी इसी तरह की स्टोरी है। इसकी मुख्य कथा और प्रासंगिक कथा इस तरह से है कि जैसे उपन्यास में बहुत सारे खंड पाठ होते हैं, पर कहानी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन प्रासंगिक कथाएं कहानी में नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, कहानी में प्रासंगिक कथाएं होती है। तो एक अविस्मरणीय यात्रा में भी लेखिका ने इसी तरह से प्रासंगिक कथाएं रखी हैं। वृद्ध सज्जन ने लेखिका और प्रोफेसर मिराजकर से बातचीत के क्रम में मुआमरिया क्रांति के बारे में बताया। ये क्रांति अहोम राजाओं के खिलाफ वैष्णवों ने की थी। वृद्ध सज्जन ने लेखिका और प्रोफेसर को मुआमरिया क्रांति के बारे में बताया। कौन सी क्रांति? जिसमें अहोम राजा के खिलाफ वैष्णवों ने की थी, और इसके मूल में एक हाथी ही था। कहानीकार के शब्दों में कीर्तिनाथ बड़बरुआ को मुआमरिया के महंत से मिलती थी। कानून ये कहता है कि महंतों को हर साल राज दरबार में
हाथी भेंट करने चाहिए। एक बार इन महंतों ने बड़बरुआ का एक बीमार हाथी भेंट में दे दिया। हाथी लड़खड़ा रहा था। मंत्री को जैसे ही उस छिजे हुए बीमार पशु पर नजर पड़ी तो वो बौखला गया। उसने हाथी के साथ आए महंत के कान काट दिए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगहन के इस महीने में 9,000 मुआमरिया सैनिकों ने कीर्तिनाथ को बंदी बना लिया। तब वह रंगपुर जा रहा था। यह सब वह हाथी के कारण ही तो हुआ, उस बीमार हाथी के कारण। तो प्रासंगिक कथा मुख्य कथा से बिल्कुल भिन्न नहीं होती है। अगर होती भी है तो किसी न किसी रूप में मुख्य कथा को विकसित करने में सहायता पहुंचाती है। पर आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि इस कथा में मुख्य कथा से क्या संबंध है, किस रूप की मुख्य कथा और आगे बढ़ने में सहायता करेगी। तो अगर हम यहाँ पर विचार करेंगे तो असमिया जनजीवन के साथ हाथी का जो घनिष्ठ संबंध है उसको दिखाना जो है लेखिका का महत्व रहा है। वन जंगल से घिरे जो असम प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट का प्रदेश, उसमें हाथी बहुत रहते हैं और हाथियों का झुंड धान के खेतों में आ जाता था और सभी किसान मिलकर उन्हें भगाने में जुट जाते थे। लोगों के घर हाथी पलते भी थे और हाथी बच्चों से खेला भी करते थे। जैसा कि आप जानते हैं, आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है और ये मानव जीवन के लिए एक बहुत तरह से विस्फोटक के रूप में होकर केवल आर्थिक ही नहीं सामाजिक विकट समस्याएं खड़ा कर रहा है। पूरे देश की व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर देता है आतंकवाद। इतना ही नहीं, ये तमाम लोगों के हृदय में अविश्वास, अनास्था, संदेह आदि भर देता है आतंकवाद। हर किसी अच्छे आदमी के ऊपर भी हम आजकल अविश्वास करते लगे हैं, संदेह की दृष्टि से देखने लग गए। मर्मातक पीड़ा के अंधेरे विवर में धकेल देता है सुखी मनुष्य को। लेखिका अपने सहकर्मी जो थी प्रोफेसर मिराजकर के साथ दिल्ली से काजीरंगा नेशनल पार्क जो है काजीरंगा असम के लिए शुरुआत करती है। वो एक अविस्मरणीय यात्रा बन जाती है। वही स्टोरी है। लेखिका अपने प्रोफेसर मिराजकर के साथ दिल्ली से काजीरंगा की यात्रा करती है। असम के छात्रों द्वारा जो है आयोजित सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के भाषा विभाग में काम करने वाले प्रोफेसर और लेखिका इंदिरा गोस्वामी असम गए थे काजीरंगा नेशनल पार्क घूमने। अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी खराब हो जाती क्योंकि प्रोफेसर मिराजकर का कोई मित्र पंजाब के आतंकवादियों के हाथ मारा जा चुका था, इसलिए उस दहशत से अब मुक्त नहीं हो पाए थे। रास्ते में किनारे वाली चाय की दुकान में लेखिका और मिराजकर थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, चाय पीते हैं। इस दुकान में एक बूढ़ा व्यक्ति जो दुकान का मालिक जैसा लग रहा है, बातचीत से पता चलता है, और बूढ़ी स्त्री दुकान चलाती है। उस परिवार में कभी सुख था, शांति थी, कोई भी अभाव नहीं था। बाढ़ के प्रकोप से खेत नदी में डूबा रहा। 2 पुत्रों में से बड़े की मृत्यु पिछले साल आई, बाढ़ के कारण बीमारी में हो गया। उसकी पत्नी और एक बेटा भी। तो वृद्ध की एक बेटी भी है जिसका किसी भारतीय सैनिक से प्रेम हो गया। छोटा बेटा किसी सशस्त्र संगठन में शामिल हो गया। वह घायल होकर झोपड़नुमा दुकान में आता है और अपनी बहन को देखकर अत्यंत क्रोधित हो जाता है और अत्यधिक प्रहार करता है। चाय के लिए दिए गए पैसे देकर उसे उठा लेता है और खरीदारों से कुछ पैसे मांगता है ताकि वो पोचर लोगों से एक अमेरिकी कार्बाइन खरीद सके। दोनों ग्राहक विस्मय विमूढ़ होकर एक दूसरे को देख रहे हैं, लेखिका और जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। यही है एक अविस्मरणीय कथा। हम जानते हैं कि कहानी में कथा और उसके कथानक दोनों एक नहीं है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। कथा में घटनाओं का समावेश है तो कथानक उसके कार्य का व्यापार है। फिर से कथानक के 3 बिंदु प्रारंभ होते हैं, मध्य, विकास और चरमोत्कर्ष।
इसे जहां हम देखते हैं कि कहानी में एक दूसरे से सारे प्रसंग जुड़े हुए हैं। बूढ़ा व्यक्ति के दूसरे लड़के ने लेखिका और उसके मित्र को संबोधित करते हुए कहा कि आप आसानी से कुछ और रकम दे सकते हैं तो लाइए निकालिए, मेरे पास समय नहीं है। इस कहानी का कथानक अत्यंत सरल किंतु प्रवाहमय है। तो कहानीकार की अनुभूति अत्यंत सघन और यथार्थ है। इसी अनुभूति की प्रेरणा से कहानी का कथा सूत्र गथा गया। तो यहाँ पर जो आतंकवाद के बारे में बताया गया कि लेखिका आतंकवाद की गहराई में डूबकर उसके मूल कारण को ढूंढ लेती है। क्यों? क्योंकि बूढ़े सज्जन का जो छोटा बेटा है, हिंसा की राह पर चलने के कारण पीछे उस परिवार की अभावग्रस्त का कम जिम्मेदार नहीं है। कभी वो परिवार संपन्न था, सारे साधन मौजूद थे। आज परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो गया है। न कोई जमीन है, न कोई खेती बाड़ी है। यूं ही कोई हथियार कहां से उठा लेता है? उसके पीछे कई कारण होते हैं, काफी जद्दोजहद होती है। छोटा बेटा उस पथ का राही बनता है या बनने को मजबूर होता है। युवा है या गर्म खून है, अपने सपने को पूरा करने के लिए दिग्भ्रमित हो जाता है। लेकिन बूढ़ा सज्जन को अपने बेटे के इस मार्ग पर चलने की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए तो बच्चे की माँ के बार बार कहने पर भी वो उसे ढूंढने नहीं जाता। बहाना कर देता है कि आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता, पैरों से भारी दर्द है पैरों में। जब रुपए लेकर अंधड़ की तरह छोटा बेटा जाने होता है, तब कहानीकार ने बूढ़े बाप की मनो स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा कि बूढ़े के होठों पर एक प्रकार की मुस्कुराहट दौड़ रही थी। अपने जीवन में पहले कभी ऐसी मुस्कुराहट नहीं देखी। तो जो आतंकवाद है वही देश का सबसे बड़ा शत्रु है। अविस्मरणीय यात्रा में यही दृश्य में जो हमारी मानवीय संवेदना भी बदल रही हैं, उसको दिखाने की चेष्टा करती हैं इंदिरा गोस्वामी जी। कहानी के बहाने जो है पूर्वोत्तर भारत की जो समस्याएं हैं उसका वास्तविक चित्रण किया है। अब हम ओडिया की कहानी गोपीनाथ महांती की कहानी बोघई के बारे में जानेंगे। बोघई ओडिया की एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है गोपीनाथ महांती जी की। ओडिया साहित्य की भी एक सुदृढ़ परंपरा रही है। ओडिया साहित्य को मध्यकालीनता से आधुनिकता की ओर विकसित करने वाले जो फकीर मोहन सेनापति, हमने कहानी के विकास में भी इनका नाम की चर्चा की थी। ओडिया भाषा के अस्तित्व को बचाए रखने में इन्होंने सफलता हासिल की। जो ओडिया की सबसे पहली कहानी रेवती, जिसमें सामाजिक अंधविश्वास, कुसंस्कार, जर्जर परंपरा का विरोध किया गया है। तो इसी तरह ओडिया कहानी में एक प्रसिद्ध नाम है गोपीनाथ महांती का। यद्यपि स्वतंत्रता के पूर्व वे रचना की दुनिया में सक्रिय थे, तथापि उन्हें कहानीकार के रूप में बहुत प्रसिद्धि प्राप्ति हुई है। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही अगर हम देखेंगे तो गोपीनाथ महांती की जो कथा जगत में एक पहचान बनी। भाव की दृष्टि से अगर देखें तो फकीर मोहन की कथा परंपरा को आगे बढ़ाया इन्होंने। गोपीनाथ महांती एक चर्चित उपन्यासकार भी रह चुके हैं। तो बोघई कहानी की उनकी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बाघ शब्द से जो है बघई बना है। बाघ एक हिंसक जानवर होता है। आपको पता है बाघ का भय, आतंक के प्रति जो उसकी मनोग्रंथि, उसकी
ग्रस्तता होती है, बाघ के डर जो है, बाघ के प्रति जो हमारी मनोदशा होती है, उसे बघई कहते हैं। ये ओडिया की लोक भाषा का एक शब्द है, बघई, बाघ का भाई। तो गोपीनाथ महांती की साहित्य साधना 1914 में जन्मे गोपीनाथ महांती ने लेखन की शुरुआत शायद 1935 से 1937 के बीच उन्होंने 16 निबंध सहकार नामक प्रसिद्ध पत्रिका में प्रकाशित किए थे। जब से उन्हें थोड़ी प्रसिद्धि मिली, इनकी पहली कहानी थी डॉन। इन्होंने कई कहानी लिखे, कहानी संग्रहों के नाम है नववधु, छाई आड़ुआ, रहणी दोल, गुप्त गंगा, नाम अने नाही, उड़ंता खाई, मनोरनिया, सात पांच। तो इस तरह बहुत सारी कहानी लिखी। ओडिशा प्रशासनिक सेवा में जिला अधिकारी के रूप में काम करते थे। ये व्यंग, आलोचना, कविता भी और उपन्यास, कई विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। और इन्होंने जीवन का अधिकांश समय उन्होंने ओडिया के आदिवासी इलाका जो था कोरापुट में बिताया था, इसीलिए आदिवासियों के प्रत्यक्ष संबंध में रहे और उन्हें नजदीकी से देखा, जाना, समझा, महसूस किया। अशिक्षित आदिवासी किस तरह से घने जंगल में, पहाड़ की गुफाओं में, झरना के किनारे या फिर झोपड़ियों में रहा करते थे। गोपीनाथ जी ने उनकी बोली भाषा सीखी। उन्होंने देखा कि वनवासी न दांत मांजना जानते थे, न साफ सुथरे ढंग से रहना जानते थे, क्योंकि कंदमूल या जंगली फल खाकर ही जीवित रहते हैं। लेकिन उनका हृदय तो मानवीय गुणों से भरपूर रहता है। काले मटमेले शरीर के अंदर एक उजला और एक साफ सुथरा हृदय तो था, जिसे लेखक ने बहुत अच्छी तरह से समझा और कहानीकार ने उस निष्कपट हृदय की अभिव्यक्ति की है कहानी में। तो ओडिया कहानी में इस तरह से तो आदिवासी जीवन के बारे में बहुत आदिवासियों को समाज में निम्न वर्ग या पिछड़ी जातियों के प्रति सहानुभूतिशील और संवेदनशील रही है। तो अनेक इस तरह से आदिवासियों पर लिखने वाले कहानीकार भी हुए हैं। कान्हूचरण महांती, सातकड़ी होता, विपिन बिहारी मिश्र, सुरेंद्र महांती, इन्होंने अपने अपने ढंग से आदिवासी कहानियां लिखी हैं। फेलको कहानी के लेखक उमाशंकर पंडा, इन्होंने जो है अपने अपने परिवेश को लेकर कहानियां लिखी थी। तो आदिवासी जीवन और गोपीनाथ महांती का जो कथा साहित्य है, उसके बारे में चर्चा करने के बाद हम फिर बघई कहानी की चर्चा करेंगे। तो 20वीं शताब्दी में चौथे दशक में गोपीनाथ महांती सृजनशील होते हैं। गोपीनाथ महांती ने अनेक उपन्यास लिखे, प्रजा जनजातियों के संघर्ष का चित्रण किया। गोपीनाथ महांती ने प्रजा शीर्षक उपन्यास में शुक्रजानी के परिवार के बहाने अवहेलित आदिवासी समाज के विश्वास और परंपरा को उज्जीवित किया है। और इनकी कहानी जो है पाड़भूत विस्मृति या फिर यज्ञ आहुति, पिंपुड़ी आदि जो है, जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं, पालभूत कहानी में लेखक ने आदिवासियों की जीवन शैली का चित्रण किया। आदिवासी समाज की अच्छाई बुराई के साथ साथ इसमें सब कुछ दिखाया गया है। सभ्य समाज के शोषण
गीत और नृत्य के ताल छंदों में भुला देने का प्रयास करते हैं। जीवन के बीज को नीलखंड बनाकर पी जाना चाहते हैं। इसी प्रकार विस्मृत कहानी में जो है, विस्मृति कहानी में भी लेखक जो है आदिवासी जनजीवन से परिचित कराते हैं कि वो किस तरह से भगवान की पूजा करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो आदिवासी जनजीवन की झांकी कहती जो है बघई कहानी की हम चर्चा करते हैं। बघई कहानी में धार्मिक परिदृश्य क्या है, ये हम देखेंगे। ओडिशा के कोरापुट जिले में रहने वाले जो आदिवासी जनजीवन की जो धार्मिक मान्यता है, इस समाज में पुजारी का प्रभाव थोड़ा ज्यादा पाया जाता है आदिवासियों में, क्योंकि ठकुराइन, मंत्र, जड़ी बूटी, झाड़ फूक, इन लोगों में बहुत आस्था रहती है। और ठकुराइन के उद्देश्य में, ठकुराइन यानी ठाकुर जो माता है, माता के उद्देश्य में आदिवासी लोग कभी मुर्गी या कभी बकरी या कभी भैंस की बलि चढ़ाते हैं। उनकी मान्यता यह है कि इस बलि प्रथा से ठकुराइन प्रसन्न होती है, देवी प्रसन्न होती है, और उसकी प्रसन्नता से भी अच्छी फसल होती है। प्राकृतिक विपदाओं से ठकुराइन रक्षा करती है और बीमारियों से बचाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाघ के प्रकोप से, जो बघई में बोल रहा था, बाघ के प्रकोप से पूरे गांव तथा इलाके की हिफाजत होती है। तो बघई कहानी में धनु पंडित का उल्लेख मिलता है। पूरे आदिवासी अंचल में उसकी प्रतिष्ठा है धनु पंडित की, और वो पंडित जरूर है लेकिन ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ठाकुराइन की जो पूजा करता है ना, जो देवी की पूजा करता है, ग्राम देवी की पूजा करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, वो कोई भी आदिवासियों में से ही क्यों ना हो। और धनु पुजारी है, इसलिए सभी उसकी बातों का सम्मान करते हैं। आदिवासी सोचते हैं कि ठकुराइन उसके माध्यम से काम करवाती है। तो मुखिया ध्रुव सिंह के साथ उसकी अच्छी खासी मित्रता है, और लेडेन गांव के आदिवासी में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। पूजा पद्धति और धार्मिक विचार पर प्रकाश डालते हुए कहानीकार ने लिखा कि ब्राह्मणी देवी और उनके नीचे के अनेक देवी देवताओं को पूरे साल भर सुअरों, बकरों, मुर्गों और कबूतरों की बलि दी जाती है। और इस पुण्य भूमि में जितनी निष्ठा से लोग धर्म का पालन करते हैं, दूसरी जगह पर वैसा उग्र धर्म भाव देखने को नहीं मिलता है। लोग लंबे लंबे बाल रखते हैं, उपवास रखते हैं, कई जटाधारी बन जाते हैं, जटा में बरगद की दूध की मालिश करते हैं, पेट के बल में घुटनों में लेटकर घिसट पिसट कर देवस्थान की यात्रा करते हैं। पूरे बरस भर कितनी सारी यात्राएं करते हैं। जीभ या पीठ को लोहे के कांटे से छेद कर की जाने वाली यात्रा, अपने को बिच्छू का डंक लगवा कर की जाने वाली यात्रा, आग पर चलने वाली यात्रा, गाने बजाने को धूमधाम से पूरा अंचल गूंजता ही रहता है। लोग इतना धर्म करते हैं कि इस वजह से ही तो देवियां खुश होती है, इसीलिए तो उनके डर से बाघ घुस नहीं पाता है। तो तुम्हें पता चल गया होगा कि ये जो मैंने कहा, आदिवासी समाज में कितना अंधविश्वास है, धार्मिक बाह्याचार कितना है, बाह्य आडंबर कितना है, पुरानी धर्म भावना है, उनमें सड़ी गली मान्यताएं हैं, शरीर साधना तंत्र मंत्र का प्रभाव भी स्पष्ट है उनमें। तो कहानीकार ने कुछ भी नहीं छिपाया, जो कुछ देखा उसने चित्रण किया, क्योंकि लेखक उस समय वहां पर उपस्थित था। इससे जो है पाठक आदिवासियों के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं दिखाते, बल्कि ये सोचते हैं कि इस जर्जर मान्यता के लिए कौन जिम्मेदार है। इसका मूल कारण क्या है? अशिक्षा। फिर पाठक ये भी सोचने लगता है कि आदिवासी कितने सीधे साधे हैं, भरल है, भोले भाले हैं, निर्मल है, निष्पाप है। तो ब्राह्मणी देवी की पूजा के दिन गांव का मुखिया और पुजारी उपवास करते हैं। किसी भी बड़े काम जैसे बाघ मारने का अभिनय करने से पहले ये प्रथा चालू होती है। ब्राह्मणी देवी के सामने सबको इकट्ठे होते हैं, पूरी योजना बताई जाती है। आदिवासी समझते हैं कि ये देवी की आज्ञा है। देवी की आज्ञा को पुजारी या मुखिया सुना रहे हैं। बाघ मारने के अभियान में धनु पंडित की दाई जांग को बराह ने चीर डाला। मुसीबत के क्षण में आदिवासी भला ब्राह्मणी देवी के अलावा किसको स्मरण करता?
देवी के इन उपासकों ने सोचा, तय भी कर लिया कि जरूर गांव के मुखिया और धनु पंडित ने कोई अन्याय किया था। इसीलिए ये आस्था है कि देवी के प्रति आदिवासियों की माँ की इच्छा से ही सब कुछ होता है। माँ की दया से सुख ही नहीं दुख भी मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि बघई में जो चित्रित धार्मिक मान्यता है आदिवासियों के जनजीवन के विभिन्न पक्षों को रूपांतरित करती है, रूपायित करती है। वे सहज है, सहजता से किसी बात को स्वीकार कर लेते हैं। कुछ संस्कारों से ग्रसित है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि संस्कार होता क्या है। मूर्ति पूजा करते हैं क्योंकि परंपरा में मूर्ति पूजा चली आ रही है। सुख हो या दुख हो, निर्मल हृदय से अपनी आत्मा भी व्यक्ति देवी के सामने करते हैं। उनकी धार्मिक चेतना ही सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्हें ऐक्यबद्ध करती है। एक साथ वो लोग कब से कब मंदिर के पास आकर खड़े तो होते हैं। संघबद्ध जीवन का महत्व समझाती है, पारस्परिक प्रेम भाव को संबंधित करती है बघई कहानी। तो बघई कहानी में जो सामाजिक जीवन है उसको हम देखते हैं। ये कोई पराधीन भारत की नहीं है। आज भी अगर इस तरह के माहौल हमारे उड़ीसा में जो है देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के कई दशकों आज की स्थितियां जैसी की तैसी बनी हुई हैं। उनकी रोजमर्रा के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उनमें से कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर तो शहर की तरफ भी चले जा रहे हैं, नगराभिमुखी होते हैं, अपनी जड़ से कट जाते हैं। कई लोग तो अपना गांव, अपना नाम पता तक बदल कर बाबू भी बन जाते हैं। अपने आदिवासी भाइयों की शोचनीय स्थिति में उदासीन रहने लगते हैं। तो कहानियों में जो बघई कहानी में जो आदिवासियों की आर्थिक परेशानियों से कोई आपत्ति नहीं है। अर्थ के अभाव से वे पीड़ित नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास बहुत पैसे थे। उनके पास जो कुछ भी है वो उसमें संतुष्ट है। अधिक पाने का लोभ नहीं है उनमें। वो जीवन में सदा संतुष्ट रहते थे। बहुत परिश्रमी होने पर भी परिवार के सदस्यों का पेट भरने में असुविधा नहीं होती थी उन्हें। उनका शोषण होता था साहूकारों द्वारा, महाजन द्वारा, पुलिस द्वारा, अधिकारी द्वारा। लेकिन जहां तक वे हो सके अपना खुद ही अपनी पीड़ा को झेलते रहते हैं। अपने को संकट में डालकर भी दूसरों का कुछ भला हो जाए तो उसके लिए वो पीछे रहना पसंद नहीं करते आदिवासी लोग। तो बघई में आदिवासी जल, जंगल और जमीन को सर्वोपरि मानते हैं। आदिवासी जो है इन्हें भी अपना जीवन मानते हैं। उनके अपने इन्हीं तीनों तत्वों इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। उनके सारे जो सपने हैं। पानी की समस्या से पीड़ित आदिवासियों का मुखिया कहता है कि हमारी इस नदी में अगर एक बांध बन जाता तो हमारी ढेरों खेतों की सिंचाई हो सकती थी। बड़े बड़े जो तालाब है खुदवाने पर भी उसमें पानी नहीं रहता। गर्मियों में तो पीने को भी पानी नहीं मिलता है। धान, चावल और हर दिन 3 रुपए खर्च के मिल जाते तो कितना उपकार होता। क्या करें, थोड़ी अच्छी फसल को थोड़ा ज्यादा खाने का मिले, ये बात कौन समझता है। और हमारे किस दादा परदादा का, कौन दादा परदादा कोई महान योद्धा था, वो सब जानकर क्या हमारा पेट भरेगा। तो ये कथन से हमें पता चलता है कि आर्थिक स्थिति का अंदाजा तो मिलता ही है, साथ ही उनके सपनों का संबंध, यानी थोड़ा हमको धन मिलता तो हम थोड़ा अच्छी तरह से खेती करते, पानी होता तो खेती अच्छी होती। उनकी जो अभिलाषा है, उनकी जो आकांक्षा है, उसका आभास हमें मिलता है। तो लेडेन के जो निवासी अपने को केंचुआ मानते हैं, तो धनु पंडित कहते हैं कि केंचुआ माटी के साथ रहता है, माटी को बनाता है, खाता है और खोदता है। मर जाने पर मिट्टी की शक्ति बढ़ाता है। हम भी वही, केंचुआ जो मिट्टी में रहता है ना, जोंक जैसा, हम भी वैसे ही हैं। किसी राजा की या युद्ध की बात हमारी बात नहीं है। संघर्षशीलता मनुष्य के रूप में जीवन यापन करना आदिवासी अपना धर्म समझते हैं, संघर्षरत। इसे पूरा करने के लिए वे एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और तकनीक से निरंतर विकास के बारे में वे सुना
करते तो कतई उसमें विश्वास नहीं करते, विज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी पर वो विश्वास नहीं करते, कारण कि दुनिया से वो अलग भिन्न है, उनकी दुनिया ही अलग है। तो उनकी जो फीलिंग्स है वो आंखों देखी में उनकी आस्था प्रकट होती है। तो वो खुद कहते हैं, अगर कहो कि अमुक जंगल में हाथियों के भी पंख होते हैं और वे उड़ते हैं, तो क्या हम विश्वास करेंगे? जरूर उस देश में कोई जड़ी बूटी मिलती होगी जिसे शराब में मिलाने पर नशा और तेज हो जाता होगा। तो बघई कहानी में जो चित्रित समाज है वो लेखक के आसपास का समाज है, क्योंकि गोपीनाथ महांती खुद उस समाज में रहे हुए हैं और अपने चरित्र के नख से लेकर शिखा तक का चित्रण करना वे कभी नहीं भूलते हैं। इससे भी जीवंत प्रतीत होता है, इसीलिए कहानी में जीवंतता आ जाती है। बघई के जो है सजार्थी संदर्भों में गोपीनाथ बाबू के पात्र खास किस्म के हैं। वे पारंपरिक प्रोटोगोनिस्ट नहीं है, वो जीवन की क्षणभंगुरता भले ही वहां वर्णित नहीं है, वर्णित है, लेकिन संवेदना और मूल्य संकट के बारे में रचनाकार किस तरह से सावधान है। पराजय में भी जीवन संघर्ष की मुक्ति नहीं मिल सकती। संघर्ष के जरिए उम्मीद को बचाए रखने की शैली गोपीनाथ ने महत्व दिया। फटेहाल हो रही आर्थिक विसंगतियां, सामाजिक संदर्भ को जो महत्वपूर्ण दिया बघई कहानी में लेखक ने, तो बघई कहानी की कोई ऐसे निश्चित स्टोरी नहीं है जिस पारंपरिक ओडिया कहानी की कथा की तरह ही इन्होंने कहानीकार ने लिखा। लंबी कहानी में बाघ के आतंक, आदिवासियों का बाघ का शिकार हेतु अभियान जैसी एक आध घटनाओं का उल्लेख है कहानी में, पर लेखक ने बाघ का उल्लेख विविध परिप्रेक्ष्य में किया है। आदिवासी समाज बाघ के प्रकोप से आतंकित है। बाघ की उन्मत्तता के चलते चारों ओर भय और दहशत भरा वातावरण छाया रहता है। बाघिन ने पहले गाय को खाया, भैंस या बैल घसीट कर खाना शुरू किया, फिर यही प्रचंड रूप धारण करती है। उसका भय जन जन में व्याप्त हो गया। बाद में उसने आदमी का शिकार करना शुरू कर दिया। बाघ ने, लेखक ने इस स्थिति का चित्रण किया। लोगों जानवरों पर बंदिश लगा दी, पनहे में बांधकर गांव में ही रखा। भूख से भले उनके पेट में आग जलने लगी, फिर भी उन्हें खोला नहीं गया। लेकिन उसके बाद शुरू हुआ असल बघई, यानी बाघ खाने वाला। बाघ जो है आदमी खाने लगा। बाघ का आदमी खाना उसके विरोधी स्वभाव का प्रतीक है। मनुष्य और मनुष्यता विरोध किसी सामूहिक प्रयास। आवाज आ रही है ना मेरी? सामूहिक प्रयास करते हैं, यथा सामर्थ्य उसे चुनौती देते हैं, सदियों से व्याप्त उनके मन के आतंक को समाप्त करना चाहते हैं। तो इस कहानी में बाघ जो है वो जनतंत्र का हत्यारा भी है। अपने मनमानेपन और उच्च श्रृंखल प्रवृत्ति से वो जनता के अधिकारों का हनन करता है। पापी बाघ केवल हिंसक जानवर नहीं है, वो स्वेच्छाचारिता का भी प्रतीक है। दमन और शोषण के अधिकार आधार पर आम आदमी पर आतंक बरसाने वाले शासक का भी प्रतीक है। तो कहानीकार ने बाघ की सर्वकालिकता और सार्वभौमिकता को स्पष्ट करते हुए लेखक ने लिखा है कि हर युग में हर जगह बाघ निकला है और उसने शिकार किया है। संसार में जितने दिनों तक मनुष्य नाम प्राणी जीवित है, बाघ नामधारी जंतु भी जिंदा रहेगा। किसी न किसी जगह आदमी को बाघ खा ही रहा होगा। तो बाघ हर युग में हर देश में होता है। अतार बाघ अन्याय का प्रतीक है। आदिवासियों ने उस बाघ का विरोध किया है।
जो मनुष्य समाज को अपने अधिकारों से वंचित करता है। यह अलग बात है कि बाघ का मुकाबला करने के लिए उनके पास पारंपरिक अस्त्र शस्त्र ही है, लेकिन युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों से नहीं जीता जाता। विजय के लिए अदम्य साहस चाहिए, जो आदिवासियों के पास होता है। यह अलग बात है कि अंधविश्वास को आधार बनाकर वे रण क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें तो इससे प्रेरणा मिलती है। देवी पूजन हो या बलि प्रथा से उनका उद्देश्य साफ है, पवित्र है कि अन्याय का विरोध और शोषण का प्रतिरोध। तो कहानी में लेखक ने प्रकृति संतान आदिवासी किस तरह से अपने जंगल से बहुत प्रेम करते हैं, जंगल की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं, और आदिवासी जनजीवन के चित्रण के माध्यम से पर्यावरणीय चिंता की ओर भी इशारा किया गया है कहीं न कहीं लेखक ने। तो कहानी में बहुत ही सुंदर ढंग से सरल और सहज भाषा में बड़ा ही कहा आदिवासी जनजीवन का मार्मिक चित्रण खींचा है। आदिवासी जीवन के अनेक चित्र कहानी में उभरे हैं, जो सहज ही विश्वास या स्वाभिमान किसी भी तरह से हम उसको ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से बभई कहानी में बताया गया। आज का यह खंड समाप्त हुआ। MHD 12 का खंड 2। जो भी स्टूडेंट्स लाइन में बने हुए हैं, कृपया अपना एनरोलमेंट नंबर मैसेज बॉक्स में टाइप कर दें, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट क्लास कर रहे थे। कुछ बच्चों ने तो दे दिया, आज मैं बोलना बीच में भूल गया कि एनरोलमेंट नंबर टाइप कर दे बोलकर, फिर भी आप लोगों को पता है, रोज बोलने की जरूरत नहीं है। फिर जो है हम कल इसी समय क्लास में मिलेंगे। कल भी इसी तरह से भारतीय भाषाओं की कहानी है विद्रोह, और चरगुन मेरे, चिता और दूजो कबीर पाठ का विश्लेषण करेंगे और मूल्यांकन करेंगे कल हम। और 2 ही दिन और क्लास बाकी है, फिर हमारा कोर्स ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, रखता हूँ फिर। जी सर। ओके।